एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेनीपीडिया स्किल्स। आई एम नेहा, योर पॉलिटी टीचर। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है म्यूनसिपैलिटीज़। एंड आई रियली लव दिस पोस्टर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये पोस्टर एंड आई होप यू गाइस ऑल्सो लाइकिंग इट। कहाँ से पोस्टर की बात बीच में आ गई। चलिए, कमिंग बैक टू द म्यूनसिपैलिटीज़ की बात करते हैं। बट आई कैन नॉट टेक ऑफ माई आइज़ फ्रॉम दिस पोस्टर, इट इज़ सो ब्यूटिफुल। ओके, आई वोंट गेट डिस्ट्रैक्ट एनी मोर। चलिए, म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। म्यूनसिपैलिटीज़ का क्या फंक्शन होता है, क्या रोल होता है, ऐसे कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, बेसिकली ऐसे कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं हमारे संविधान में जो कि म्यूनसिपैलिटीज़ से डील करते हैं। क्या म्यूनसिपैलिटीज़ शुरू से ही हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा थे या फिर किसी नए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इनका इंट्रोडक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कराया गया। ये सारी ही बातें आज हम डिस्कस करेंगे। भाई, क्या ज़रूरत थी म्यूनसिपैलिटीज़ का फॉर्मेशन करने की, इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। देन एट द एंड ऑफ क्लास हम सिग्निफिकेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको देना चाहती हूँ, वो ये है कि आज की जो हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ का टॉपिक है, इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट जिसमें हम इन सभी आर्टिकल्स को और बेहतर डीप तरीके से समझेंगे कि भाई कौन सा आर्टिकल क्या बात करता है, क्या प्रोविजंस है म्यूनसिपैलिटीज़ के, कौन सा CAA रहा और क्या सिग्निफिकेंस रहे। देन एक और क्लास हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 होगा जो कि म्यूनसिपैलिटीज़ का, जिसमें मैं आपको एक इंटरेस्टिंग निमोनिक टेक्निक प्रोवाइड करूँगी, जिस टेक्निक के द्वारा आप इन सभी आर्टिकल्स को बहुत आसान तरीके से लर्न कर सकते हैं। तो आज के पार्ट में डिस्कस करेंगे म्यूनसिपैलिटीज़ क्या होती हैं, क्या प्रोविजंस होते हैं। देन नेक्स्ट क्लास में उन प्रोविजंस को लर्न करने के लिए एक इंपॉर्टेंट ट्रिक को देखेंगे। बहुत आसान ट्रिक होगी, बहुत फ़नी ट्रिक होगी, जिसे आप बहुत लंबे समय तक याद रख सकते हैं म्यूनसिपैलिटी के आर्टिकल्स को। क्योंकि जब आप एक एस्पिरेंट होते हैं, स्पेशली UPSC या फिर स्टेट PSC के, तो इन सभी आर्टिकल्स को लर्न रखना, इन सभी आर्टिकल्स के बारे में एक नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि इन सभी आर्टिकल्स में क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, हमसे क्या बातें करी जा रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं म्यूनसिपैलिटीज़ से। म्यूनसिपैलिटी में मैं बात करना चाहूँगी सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में कि भाई म्यूनसिपैलिटी जो है क्या शुरू से ही हमारे संविधान का हिस्सा रही हैं। तो मेरा जवाब होगा ना, क्योंकि म्यूनसिपैलिटीज़ को हमारे संविधान में बाय 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस कराया गया था। और ये जो हमारा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, ये आया था इन द ईयर 1992 में। 1992 में जब ये हमारा अमेंडमेंट एक्ट आया, तो इसके द्वारा यहाँ पे हमारे देश में म्यूनसिपैलिटीज़ का फॉर्मेशन करने की बात रखी गई कि भैया हमें अर्बन लेवल पे जो हमारे शहरी क्षेत्र होते हैं, उनके बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उनकी बेहतर गवर्नेंस के लिए हम एक नई बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे, नई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे, जिसका नाम होने वाला है म्यूनसिपैलिटीज़। अब ये म्यूनसिपैलिटीज़ जो हैं, इन्हें हम कहाँ का कार्यभार देने वाले हैं, अर्बन लेवल का। अब म्यूनसिपैलिटी और जो PRI होती हैं, दोनों का ही काम लगभग बराबर होता है, लेकिन PRI जो होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए कार्य करते हैं, गाँव के क्षेत्र के लिए कार्य करते हैं। और वहीं जो हमारे म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं, नगर पालिका, नगर परिषद और भी चीज़ें, ये काम करती हैं हमारे अर्बन एरियाज़ के लिए, शहरी क्षेत्रों के लिए। तो इंट्रोडक्शन के बाद हम बात करने वाले हैं ऐसे कौन से प्रकार हैं जिसमें म्यूनसिपैलिटी को बांटा गया है। चलिए देखते हैं। म्यूनसिपैलिटीज़ इन इंडिया आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स। यहाँ पे हमारी म्यूनसिपैलिटी को मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ऑन द साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन एरियाज़। देखिए, जो अर्बन एरियाज़ होते हैं, जो शहर होते हैं, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। किसी अर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, किसी में कम पॉपुलेशन होती है। कोई अर्बन एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप होता है और कोई अर्बन एरिया थोड़ा कम डेवलप होता है। वहीं कुछ अर्बन एरियाज़ ऐसे होते हैं जो कि डेवलपमेंट की कगार पर होते हैं, यानी कि वो एक ग्रामीण क्षेत्र से बदलकर एक अर्बन क्षेत्र में, यानी कि एक शहरी क्षेत्र में जाने की जो प्रोसेस होती है, उसे फॉलो कर रहे होते हैं। तो अलग अलग यहाँ पे हमारे अर्बन एरियाज़ के लिए, शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग प्रकार की म्यूनसिपैलिटीज़ का इंट्रोडक्शन यहाँ पे किया गया। किसके द्वारा? बाय 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1992 में आया था। देन हम बात करेंगे आगे हमारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में। सबसे पहला प्रकार, उसके बाद म्यूनसिपल काउंसिल, देन इसके बाद, सॉरी गिव मी अ सेकंड प्लीज, गिव मी अ सेकंड, आई गेस देयर इज अ कंफ्यूजन ओवर हियर। येस, सॉरी देयर वाज अ ग्लिच। तो हम बात करेंगे कौन से 3 प्रकार की म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में, देन म्यूनसिपल काउंसिल एंड देन नगर पंचायत के बारे में। ये तीनों ही तरीके की जो हमारी म्यूनसिपैलिटी है, ये क्या कार्य करती हैं, इन सारी ही बातों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं।
चलिए स्टार्ट करते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसे हम हिंदी में महानगर निगम बोलते हैं। अब दीज गवर्न अ लार्ज अर्बन एरियाज विद हाई पॉपुलेशन एंड सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब जो हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि महानगर निगम होते हैं, ये ऐसे एरियाज़ में कार्य करते हैं, ऐसे शहरी क्षेत्रों में कार्य करते हैं जहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा होती है और जहाँ की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली जो एक डेवलप्ड होते हैं ना, कि मुंबई हुआ, बड़े बड़े जो शहर होते हैं, मुंबई हुआ, पुणे हुआ, उसके बाद बेंगलोर हुआ, इस तरीके की जो बड़ी बड़ी शहर हमें देखने को मिलते हैं जहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा होती है और साथ ही साथ वहाँ का जो एक डेवलपमेंट प्रोसीजर होता है, जो डेवलपमेंट के सारे कार्य होते हैं वो भी कंप्लीट हो चुके होते हैं। डेवलप्ड सिटीज़ जो होती हैं बहुत बड़ी बड़ी, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, बहुत सारा इकोनॉमिक जो वर्क है हमें देखने को मिलता है, ऐसी सिटीज़ में, ऐसे शहरों में हमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि महानगर निगम देखने को मिलता है। एग्जाम्पल जैसे कि हमने बात करी यहाँ पे बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एंड दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। मुंबई और दिल्ली की जो कॉरपोरेशन है वो महानगर निगम यानी कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आते हैं। ये महानगर निगम होते हैं, ये उन शहरों में, उन सिटीज़ में कार्य करते हैं जो ऑलरेडी काफ़ी डेवलप्ड होती हैं, उनका एरिया काफ़ी वास्ट होता है और एरिया के साथ साथ वहाँ की जो पॉपुलेशन होती है वो भी काफ़ी वास्ट, बहुत ज़्यादा बड़ी हमें देखने को मिलती है। देन म्युनिसिपल काउंसिल के बारे में हम बात करना चाहेंगे। म्युनिसिपल काउंसिल यानी कि नगर पालिका आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मॉलर अर्बन एरियाज दैट हैज़ लेस पॉपुलेशन कंपेयर टू सिटीज़ गवर्न बाय म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। और म्युनिसिपल काउंसिल यानी कि नगर पालिका उन शहरों में होती हैं जो कि थोड़े छोटे शहर होते हैं, जहाँ की पॉपुलेशन भी हमें थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। उन शहरों में, उन अर्बन एरियाज़ में आपको नगर पालिका का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। देन नगर पालिका के बाद आती है नगर पंचायत। अब नगर पंचायत कैसे कार्य करेंगी, चलिए देखते हैं। These are established for transitional areas that are evolving from rural to urban। अब हमारे देश में कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जो कि गांव से शहरों की तरफ ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं, अपने आप को चेंज कर रहे होते हैं। मतलब ऐसे गांव के क्षेत्र, ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जिनमें दिन पर दिन बदलाव आ रहा है और वह ग्रामीण क्षेत्र एक गांव से शहर में बदलते जा रहे हैं, उनका ट्रांजिशन होता जा रहा है। ऐसे क्षेत्रों के लिए यहाँ पे हमें नगर पंचायत का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। दे सर्व एज ब्रिज फॉर गवर्नेंस ड्यूरिंग दिस सिचुएशन। अब यहाँ पे जिस भी प्रकार की गवर्नेंस होती है, जिस भी प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो नगर पंचायतों के द्वारा देखा जाता है। बेसिकली ऐसे एरियाज़, ऐसे क्षेत्र जो कि एक गांव को पीछे छोड़ते हुए अपने आप को एक शहर में बदल रहे हैं, उस प्रोसेस में है, उस ट्रांजिशन फेज में है, उन शहरों के लिए बनाई जाती है यहाँ पे, उन क्षेत्रों के लिए बनाई जाती है यहाँ पे नगर पंचायत। तो उम्मीद करती हूँ तीनों का ही मतलब आपको समझ में आया होगा। पहला है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, महानगर निगम, बड़े शहर ज़्यादा पॉपुलेशन। दूसरा है नगर पालिका, म्युनिसिपल काउंसिल, छोटे शहर छोटी पॉपुलेशन। तीसरा है नगर पंचायत, ऐसे क्षेत्र जो कि गांव से शहर बनने की कगार पर हैं, उनके लिए बनाया जाता है नगर पंचायत। Each type of municipality has distinct roles and responsibilities such as, ये जो तीनों प्रकार के हमने यहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज़ देखी ना, चाहे महानगर परिषद हो, नगर पालिका हो, उसके बाद नगर पंचायत हो, तीनों के ही अपने कार्य होते हैं, अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। जैसे कि अर्बन प्लानिंग, मतलब शहर में किस प्रकार के रोड होंगी, किस तरीके से स्ट्रक्चर होगा। वेस्ट मैनेजमेंट, शहर भर का जो वेस्ट होगा, जो कचरा होगा, जो लोगों के घरों का जो वॉशरूम का वेस्ट होता है, उसे कहाँ पे छोड़ा जाएगा, कहाँ पे कचरा इकट्ठा किया जाएगा, शहर को सफाई किस तरीके से रखनी है, शहर में किस तरीके से क्लीनिनेस को मैनेज करना है, गंदगी को दूर करना है, और पब्लिक जो हेल्थ है, लोगों की जो हेल्थ है, उसे किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से स्कीम्स हम निकालें, किस तरीके से हम पॉलिसीज़ निकालें जिससे हमारे शहर के लोगों की जो हेल्थ है, जो बोलना चाहिए तबीयत है, वो बेहतर रहे, जो हेल्थ है वो बेहतर हो सके। और भी सर्विस होती हैं सर्विसेज टेलर टू द नीड ऑफ द रिस्पेक्टिव एरिया। अब जिस एरिया की जैसी नीड होगी, जैसी रिक्वायरमेंट होगी, उस हिसाब से वहाँ की म्यूनसिपैलिटी काम करेगी। जैसे किसी शहर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है साफ़ सफाई की, तो वहाँ की जो म्यूनसिपैलिटी है वो साफ़ सफाई पे फोकस करेगी कि किस तरीके से हम अपने शहर को, अपने एरिया को साफ़ बना सके, स्वच्छ बना सके। ऐसा कोई शहर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है डेवलपमेंट की, वहाँ डेवलपमेंट नहीं है, लोगों के पास बोलना चाहिए उनका जो शहर है वो डेवलप नहीं है, सड़कें अच्छी नहीं है, पानी नहीं मिल पाता है,
इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ पाती है, तो इन सभी बातों का ध्यान रखेगी वहाँ की म्यूनसिपैलिटी कि भाई हम अपने शहर में, अपने क्षेत्र में सही तरीके से पानी प्रदान करें, सही इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करें, हमारे यहाँ की जो सड़कें हैं उन्हें और बेहतर बनाएं। देन इसके बाद मैं बात करना चाहूँगी रिलेवेंट आर्टिकल्स और प्रोविजंस के बारे में कि भाई हमारे संविधान में आखिर ऐसे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बताते हैं। अब इन आर्टिकल्स को स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज की क्लास में हम सिर्फ इन आर्टिकल्स को समझेंगे, इन आर्टिकल्स के प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे, एंड देन म्यूनसिपैलिटीज़ का पार्ट 2 जब हम डिस्कस करेंगे उसमें हम एक बहुत इंटरेस्टिंग निमोनिक ट्रिक के बारे में बात करेंगे, जिस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप इन सभी आर्टिकल्स को बहुत आसान और फन तरीके से याद कर सकते हैं। चलिए पहले इन आर्टिकल्स को समझें। तो क्या है ये आर्टिकल्स? दरअसल आर्टिकल 243P जो है इसकी डेफिनेशन हमें बोलती है, ये हमें बताता है कि म्यूनसिपैलिटी की डेफिनेशन क्या होगी, मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ क्या होंगे। बेसिकली म्यूनसिपैलिटी, मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ ऐसे कौन कौन से एरियाज़ है जहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज़ होंगी, नगर पालिका होगी या फिर नगर पंचायत होगी या फिर महानगर परिषद देखने को मिलेगा। इन चीज़ों को डिफाइन किया जाता है आर्टिकल 243P में। आर्टिकल 243Q हमें टाइप्स ऑफ म्यूनसिपैलिटी बताता है। यहाँ पे हमें म्यूनसिपैलिटीज़ के टाइप देखने को मिलने वाले हैं कि ऐसे कौन सा एरिया होगा जहाँ नगर पंचायत होगी, ऐसा कौन सा एरिया होगा जहाँ पे म्यूनसिपल काउंसिल होने वाली है, ऐसा कौन सा एरिया होगा जहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन देखने को मिलेगी। इन तीनों ही चीज़ों के जो टाइप्स होते हैं, जो टाइप्स अभी हमने पहले डिस्कस किए, उन तीनों ही टाइप्स के बारे में आर्टिकल 243Q हमें बताता है। आर्टिकल 243R हमें कंपोजिशन ऑफ म्यूनसिपैलिटी बताता है कि भाई यहाँ पे किस प्रकार का कंपोजिशन होगा, मेंबर्स जो होंगे वो इलेक्टेड होंगे या नॉमिनेटेड होंगे। ऑफ कोर्स इलेक्टेड होने वाले हैं, मेंबर्स का इलेक्शन होगा। फिर इसके बाद हमें म्यूनसिपैलिटी में कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन जब म्यूनसिपैलिटी में कोई बात डिसाइड की जा रही होगी, किसी प्रकार का डिसीजन मेकिंग होगी, तो उसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं उनके पास राइट टू वोट नहीं होता, यानी कि वो उस डिस्कशन में वोटिंग नहीं कर सकते। देन आर्टिकल 243S की मैं बात करना चाहूँगी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वार्ड्स कमेटी। यहाँ पे आर्टिकल 243S हमें बताता है कि वार्ड कमेटी जो है उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, मतलब कितने मेंबर्स रहने वाले हैं, कितनी लिमिट होगी। फॉर एरियाज विद पॉपुलेशन एक्सीडिंग 3 लाख टू रिप्रेजेंट लोकल इंटरेस्ट। देखिए यहाँ पे बताया जाता है कि जो वार्ड कमेटी होंगी वो उन एरियाज़ के लिए होने वाली हैं जहाँ पे पॉपुलेशन हमें 3 लाख से ज़्यादा देखने को मिलने वाली है यहाँ, या फिर ऐसे एरियाज़ जिनकी जो पॉपुलेशन है वो 3 लाख को एक्सीड करती है। टू रिप्रेजेंट लोकल इंटरेस्ट, ताकि जो लोकल इंटरेस्ट है उन्हें सही तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सके। आर्टिकल 243T हमें बताता है कि म्यूनसिपैलिटीज़ में भी हमें रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण देखने को मिलेगा। अब ये रिजर्वेशन या आरक्षण किसके लिए होगा? SC कम्युनिटी, ST कम्युनिटी एंड वुमेन्स के लिए। मिनिमम 1/3 ऑफ टोटल सीट। अब ये जो रिजर्वेशन होगा, कम से कम टोटल सीट्स का आपको 1/3 जो पार्ट होगा वो रिजर्वेशन के लिए देना पड़ेगा। देन आर्टिकल 243U की मैं बात करना चाहूँगी, टेन्योर ऑफ म्यूनसिपैलिटी। अब यहाँ पे आपने म्यूनसिपैलिटी का फॉर्मेशन कर लिया है, इलेक्शंस हो चुके हैं, रिजर्वेशन हो चुका है, तो भाई कितने साल तक कार्य करेंगे ये लोग, कितना साल होगा इनका टेन्योर का, क्या कार्यकाल होगा इनका? तो इनका कार्यकाल होगा 5 साल का। एंड देन जैसे ही 5 साल का इनका कार्यकाल ख़त्म होने वाला हो, उसके पहले दोबारा से फिर से इलेक्शंस होंगे, ताकि नई नगर पालिका, नई नगर पंचायत या फिर नई महानगर परिषद का फॉर्मेशन यहाँ पे किया जा सके। आर्टिकल 243V की मैं बात करना चाहूँगी, डिसक्वालिफिकेशंस फॉर मेंबर। देखिए भाई यहाँ पे ऐसी कंडीशंस बताई जाती हैं जिन कंडीशंस के कारण आप डिसक्वालीफाई हो सकते हैं म्यूनसिपैलिटी के मेंबर्स के तौर पे। अगर इनमें से बेसिकली यहाँ पे एक लिस्ट प्रोवाइड की जाती है जिसमें इन बातों को लिखा होता है कि भाई अगर आप ये सारे कार्य करते हैं तो आप नगर पालिका के या फिर म्यूनसिपैलिटी के मेंबर बनने के काबिल नहीं हैं, आप मेंबर नहीं बन सकते, आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है आपकी मेंबरशिप से। देन आर्टिकल 243W बात करता है म्यूनसिपैलिटी की पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कि भाई आपने फॉर्मेशन कर दिया है, इलेक्शन हो गया है, अब हमारे पास क्या पावर है, क्या शक्तियां हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेसिकली दे प्रोवाइड फॉर प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड पब्लिक वेलफेयर। अब यहाँ पे हमारी जो म्यूनसिपैलिटीज़ होती है उनका मेन काम होता है अपने नगर को, अपने सिटी को डेवलपमेंट की ओर लेके जाना, अच्छी प्लानिंग करना कि भाई हाँ इस तरीके से हम पॉलिसीज़ लेकर आएंगे, इस तरीके से अपने नगर के हित में हम कार्य करेंगे। एंड पब्लिक वेलफेयर, जनता के हित में इन्हें कार्य करना होता है।
आर्टिकल 243 एक्स हमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बारे में बताता है कि भाई जब इतने सारे कार्य ये करने वाले हैं, प्लानिंग करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, पब्लिक वेलफेयर का ध्यान रखेंगे, तो पैसों की भी तो ज़रूरत होगी ना। तो वो पैसे कहाँ से आने वाले हैं? म्यूनसिपैलिटीज़ कैन कलेक्ट टैक्सेस एंड रिसीव फंड फ्रॉम द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। अब म्यूनसिपैलिटीज़ के पास दो तरीके हैं यहाँ पे पैसे लाने के। पहला कि वो टैक्स इम्पोज कर सकते हैं अपने शहर के लोगों से, नगरवासियों से टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग बिजली का बिल भरते हैं, पानी का बिल भरते हैं, ज़मीन का जिस ज़मीन पे हम रहते हैं, लीज जिसे हम बोलते हैं, उसका भी हम बिल भरते हैं। तो ये सारे ही क्या होते हैं, नगर पालिका वाले या फिर म्यूनसिपैलिटी वाले हमसे टैक्स का कलेक्शन करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरा सोर्स होता है स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड्स लेना, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है या सेंट्रल गवर्नमेंट होती है म्यूनसिपैलिटी की बेटर फंक्शनिंग के लिए, कि भाई म्यूनसिपैलिटीज़ जो है शहरों की वो सही तरीके से कार्य करें, उसके लिए फंड्स यानी कि पैसे इकट्ठे करके इन्हें प्रोवाइड करती हैं कि भाई ये लीजिए आप इतने पैसे रखिए और इन पैसों से आप अपने शहर का, अपने जो क्षेत्र है, जो शहरी क्षेत्र है आपका, जो सिटी है आपकी, उसका विकास करवाइए। फाइनेंस कमीशन की बात की जाती है आर्टिकल 243Y में। स्टेट फाइनेंस कमीशन रिकमेंड्स रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन टू म्यूनसिपैलिटी। अब भाई जो हमारी स्टेट फाइनेंस कमीशन होती है ना, वो डिसाइड करती है कि किस म्यूनसिपैलिटी को कितना रिसोर्स मिलना चाहिए, मतलब कितनी फंडिंग मिलनी चाहिए। बेसिकली स्टेट फाइनेंस कमीशन ही इन बातों के बारे में डिफाइन करती है कि किस हिसाब का रिसोर्स एलोकेशन हम यहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए करने वाले हैं। आर्टिकल 243Z बोलता है कि भाई चलिए ठीक है, हमने आपको पैसे दे दिए, अब आप कार्य करने वाले हैं अपने शहर के, अपने नगर के हित में, लेकिन हम रेगुलरली आपके जो अकाउंट्स हैं उन पे नज़र रखेंगे, उन्हें चेक करेंगे कि भाई आप पैसों का सही इस्तेमाल कर भी रहे हैं या फिर नहीं। कहीं आप कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे, कहीं आप करप्शन तो नहीं कर रहे, आपको जो फंडिंग दी गई है वो आपने सही प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करी है ना। आपने सड़क बनाने के लिए पैसा लिया तो उससे आपने सड़क तो बनाई है कि नहीं बनाई, पता चला सड़क के गड्ढे अभी वैसे और आपने हमसे करोड़ों रुपए भी ले लिए। तो इन बातों का ध्यान रखने के लिए आर्टिकल 243Z बनाया गया है। देन आर्टिकल 243ZA बताता है कि हमारे जो म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शंस हैं, यानी कि यहाँ पे जो वोटिंग होने वाली है वो किस तरीके से होगी। बेसिकली यहाँ पे इनकी वोटिंग, इनके इलेक्शंस को कंटेस्ट कराएगा हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन। हमारे राज्य का जो भी स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा वो हमारे यहाँ की म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शंस के सभी कार्यों की देखरेख करेगा कि भाई कहाँ पे वोटिंग बूथ होने वाले हैं, किस तरीके से वोटिंग होगी, वोटर्स लिस्ट को तैयार करना और भी जो सारे नगर पालिका के कार्य होंगे इलेक्शंस के कंटेक्स्ट में, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन संभालेगा। देन आर्टिकल 243ZB के बारे में बात करते हैं। एप्लीकेशन टू स्केड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, स्पेशल प्रोविजंस फॉर म्यूनसिपैलिटीज इन सच एरियाज। भाई कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो कि स्केड्यूल एरियाज होते हैं, ट्राइबल एरियाज होते हैं, तो उस कंडीशन में म्यूनसिपैलिटी को कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए जाते हैं कि आप जो शेड्यूल्स एरियाज़ हैं वहाँ पे अपन ज़्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते। जो ट्राइबल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे आप जैसे कुछ एज सच मेजर क्रूशियल चेंजेस नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों के रिगार्डिंग ही म्यूनसिपैलिटी को कुछ स्पेशल प्रोविजंस आर्टिकल 243ZB के अंडर प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल्स हैं हमारे 243ZC से लेके 243ZG तक। यहाँ पे मेजरली हमें मिसलेनियस आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे एंड जुडिशियल इंटरफेरेंस पे भी रोक लगाई जाती है कि भाई जो हमारा कोर्ट है वो यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर सकते, अननेसेसरी इंटरफेरेंस यहाँ पे हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ के कार्यों में नहीं दिखा सकते। सिग्निफिकेंस क्या देखने को मिलते हैं म्यूनसिपैलिटीज़ के, चलिए देखते हैं। It empowers urban local bodies to address local issues efficiently। यहाँ पे लोकल अर्बन बॉडीज़ होती हैं भाई, उन्हें भी पावर दी जाती है कि वो जो लोकल इश्यूज़ होते हैं ना, जो उनके क्षेत्र के दिक्कतें होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, उन्हें बहुत आसानी तरीके से और बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकती हैं। क्योंकि किसी क्षेत्र की भी जो लोकल परेशानियां होती हैं वो उस क्षेत्र के लोकल इंसान से बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। तो हमारी जो म्यूनसिपैलिटी होती है ये लोकल लोगों को, लोकल अथॉरिटीज़ को ये अधिकार प्रदान करती है कि भाई अपने क्षेत्र की समस्या आप खुद सुधार सकते हैं, खुद आप अपने क्षेत्र की समस्या का समाधान कर सकते हैं। देन इसके बाद दूसरा जो हमें सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है वो ये है कि दैट इट प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी एंड ग्रास रूट डेमोक्रेसी। बेसिकली यहाँ पे हमें ग्रास रूट लेवल से डेमोक्रेसी को जो है एक प्रमोशन देखने को मिलता है कि भाई हाँ, हम शहरों के क्षेत्र में भी डेमोक्रेसी को ही फॉलो कर रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में भी, सिटीज़ में भी जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद से चुन रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे हमें शहरी क्षेत्रों के लेवल पे भी डेमोक्रेसी जो है वो देखने को मिलती है बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़।
येस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। आज की क्लास में हमने म्यूनसिपैलिटी से रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें थी, जितने भी टॉपिक्स थे, वो सभी डिस्कस किए। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में समझा कि भाई ऐसे कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ को समझा कि भाई कितने प्रकार की म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं जो कि हमें अपने देश में देखने को मिलती हैं। उनका जो क्राइटेरिया होता है, जो डिवीज़न होता है, वो किस प्रकार किया जाता है, ये सारी ही बातें हमने आज डिस्कस करी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, क्लास के एंडिंग में हमने सिग्निफिकेंस के बारे में भी समझा जो कि म्यूनसिपैलिटी से रिलेट करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। एंड वी हैव कम बैक टू दिस ब्यूटिफुल पोस्टर। आई रियली लव दिस पोस्टर, मतलब इतने वाइब्रेंट कलर, इतना सुंदर पोस्टर, ओ माई गॉड। ओके, so if you like the video, please like the video, don't forget to share the video, subscribe to our channel if you are enjoying the videos, and don't forget to comment your reviews on this video कि भाई आपको चीज़ें कैसी लग रही है, समझ आ रही हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड अगर आपको एक बेहतर तरीके से अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को एस करना है, क्रैक करना है, तो उसके लिए दो चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं। पढ़ना तो ज़रूरी है ही, ऑफ कोर्स, मैं ये नहीं बोलूँगी कि बिना पढ़े काम नहीं हो सकते, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपको अच्छे तरीके से एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है, एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो उसके लिए प्लीज़ स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। I will see you in the next video with some interesting topics, of course, for sure. चलिए, have a nice day.